हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ शंगवन स्टोरी बाय मिस्टेक का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। चलिए उसे शुरू करते हैं गाइस। अब जो हमारा विभूषण होता है वो चला जाता है। यहाँ पर हमारे जो लंजा होता है उसका दिल नहीं लग रहा होता कि वो क्या करे, कैसे अपना टाइम बिताए, कैसे इस वक्त को बिताए, क्योंकि उसके लिए एक एक पल काफ़ी भारी हो रहा था। क्योंकि हमारा जो विभूषण होता है उसके साथ वक्त बिताना उसे काफ़ी अच्छा लगने लगा था। और उसके अंकल ने भी अब उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना छोड़ दिया था, क्योंकि उसके अंकल की अच्छी खासी क्लास जो थी हमारे विभूषण ने लगा दी थी, जिसकी वजह से अंकल जो थे वो अब वांगजी से थोड़ा कटा कटा रहने लगे थे। उसके ब्रदर अक्सर वांगजी से मिलने और उसके साथ टाइम बिताने आया करते थे। वांगजी जो है वो अपने ब्रदर के साथ दिल से दिल लगा के बातें कर रहा होता है और वो कह रहा होता है ब्रदर से, ब्रदर आप क्या चाहते हैं। उसके ब्रदर बताते हैं कि जब से यंग मास्टर वे गए हैं मैंने तुम्हें बहुत बेचैन सा देखा है वांगजी, क्या बात हो गई। वांगजी कहता है मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, गूसू बहुत बोरिंग है ब्रदर। और वैसे भी आपको पता है जब हम मॉडर्न वर्ल्ड में थे आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, आप बहुत एंजॉय करते थे, आप बहुत अच्छे थे। यहाँ आने के बाद ना जाने आपको क्या हो गया है, आप कभी मुझसे बात करने नहीं आते, मेरा ख्याल रखने नहीं आते, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर कैसे हूँ। आपने कभी मेरा पता करना ज़रूरी नहीं समझा, क्या हो गया ब्रदर, आप उस दुनिया में तो ऐसे नहीं थे। वांगजी की बातों को समझ नहीं पा रहा था लेन शिचेन कि कैसे जवाब दे, लेकिन वो कहता है वांगजी याद रखना मैं कभी नहीं बदला, मुझे तुम्हारी चिंता है लेकिन मैं इस सेक्ट को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो वांगजी कहता है आप भी मेरे साथ चलो ना, अंकल तो हमेशा डांटते रहते हैं लेकिन अगर आप वहाँ होंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम साथ जीवन बिता सकते हैं। मैं पहले भी आपको खो चुका हूँ, मुझे आपकी बहुत याद आएगी, आप सच में ऐसे नहीं थे मॉडर्न वर्ल्ड में। तो वांगजी की ये बातें समझ तो नहीं आती, लेकिन उसे ऐसा लगता है शायद उसका भाई गिरने से पहले कहीं ना कहीं अपने ब्रदर का प्यार मिस करा करता था, क्योंकि सेक्ट की जिम्मेदारियों ने लेन शिचेन को उसके ब्रदर से दूर कर दिया था। और उसे ऐसा लगता है कि उसका ब्रदर पिछला जन्म उसके गिरने बेहोश होने से पहले के टाइम को समझता है या मॉडर्न वर्ल्ड उसे ही समझता है। और वो मन में सोचता है कि उसने कितने सालों तक अपने भाई की ज़रूरतों का तो ख्याल रखा लेकिन उसके साथ वक्त नहीं बिताया। शायद उसके भाई को अब ये एहसास होने लगा है और इसलिए वो अंकल और उस पर गुस्सा उतारने लगा है। वो वांगजी के सिर को धीरे से पैट करते हुए वांगजी को कहते हैं चलो आज मैं तुम्हारे सिर में तेल लगाता हूँ। वांगजी कहते हैं कि सच में ब्रदर आप मेरे साथ वक्त बिताना चाहेंगे। वो वांगजी जो है वो अपने ब्रदर का हाथ पकड़ता है और कहता है पता है मैंने आपको बहुत मिस किया। शिचेन भी प्यार से कहते हैं वांगजी मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, क्योंकि अक्सर जिम्मेदारियों के चलते हम अपनों को ही वक्त देना भूल जाते हैं। इसलिए शिचेन को एहसास हो रहा था कि अब कुछ ही दिनों में, एक हफ्ते के अंदर अंदर वांगजी दूसरे सेक्ट में जाने वाला है। और उसकी शादी के बाद शिचेन को नहीं पता वो अकेले जब इस कार्यभार को कैसे संभालेगा। वो अभी तक इस सब को संभालता आया वांगजी के लिए, अपने अंकल के लिए, लेकिन अब वो थोड़ा सा थका महसूस करता था। अब वो चाहता था कि इस कार्यभार को संभालने के लिए उसके साथ भी कोई हो। अब वो एक पार्टनर भी चाहने लगा था, मन ही मन उसकी इच्छा होने लगी थी कि वो एक पार्टनर के बारे में सोचे, वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे बहुत प्यार से बिताए। और उसे कहीं ना कहीं जंगचा की कीमत यानी कि उसकी अहमियत महसूस होने लगी थी। कभी भी लेन शिचेन ने ये नहीं सोचा था कि उन्हें किसी से प्यार होगा, लेकिन यहाँ पर लेन की एक बात बहुत अच्छी थी, जब उन्हें किसी से प्यार होता है तो वो दिल जान से हमेशा उसके लिए ही सोचते हैं और उससे ही प्यार करते हैं। और लेन शिचेन को ये चीज़ समझ आने लगी थी कि जिसे वांगजी फील करता है हमारे जो विभूषण है उसे लेकर, वैसे कहीं ना कहीं अब जो हमारे जंगचा को लेकर लेन शिचेन भी कहीं ना कहीं फील करने लगे थे। और उन्हें कहीं ना कहीं बहुत दुख होने लगा था कि वो क्यों अपने दिल की बात नहीं कर सकते। क्या वो ज़िंदगी भर अपने अंकल के डर से अपने प्यार को छुपाते रहेंगे, क्या वो कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो उनके दिल में चल रही थी, एक कश्मकश, एक दुविधा और ना जाने कितनी चीज़ें। उन्हें मन ही मन बहुत दुख होता था कि वो
अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकते खुलकर अपने सेक्ट की जिम्मेदारियों के चलते। क्या उन्हें अपने इमोशंस का गला घोटना होगा? और यहाँ पर उन्हें चिंता में देख के उनका हाथ पकड़ के वांगची कहता है, ब्रदर आप इतना स्ट्रेस क्यों लेते हैं? आप ये चीज़ें मुझसे या किसी से शेयर कर सकते हैं। आपको भी दोस्त बनाने का हक है। सेक्ट लीडर होने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाएं। इस तरह से तो आप एक लाश की तरह बन जाएंगे जिसके अंदर ना कोई इमोशंस होगा, ना कोई प्यार होंगे। लन शिचन कहते हैं, सच बताऊं तो मैं जंगचा को बहुत मिस करता हूँ। अंकल ने मुझे मना किया है कि मैं उससे शादी ना करूं क्योंकि वो डीमन सेक्ट से है। ना ही मैं डीमन रेल्म में जा सकता हूँ और ना ही वो यहाँ आ सकता है। मुझे बहुत डर लगता है वांगजी। और तुम जानते हो हम लेन एक ही बार प्यार करते हैं और मुझे वो प्यार हो चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अंकल को कैसे मनाऊँ। वांगजी कहता है, मैं येनिंग पैट्रियार्क को एक खत लिख देता हूँ कि मेरी शादी की सेरेमनी में वो कुछ वक्त तुम्हें भी वहाँ बुला लें और अंकल मना नहीं कर पाएंगे। तुम कुछ वक्त अपने प्यार के साथ बिताकर देखो। क्या तुम स्टैंड लेना चाहोगे या फिर नहीं, वो तुम्हारा बिताया हुआ वक्त डिसाइड करेगा। और तुम टेंशन मत लो, जो भी होगा अंकल तुम्हारी फीलिंग्स को समझेंगे और अगर नहीं समझते तो तुम इस सेक्ट को छोड़ देना क्योंकि जब तुम अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं पाओगे, जब तुम अपनी ज़िंदगी का बलिदान बिना अपने मन की इच्छा से और बिना अपनी खुशियों के करोगे तो ये ज़िंदगी कैसे ज़िंदगी है। लेन शिचन भी उसकी बातों पे एग्री करते हैं और मान जाते हैं। तभी एक जादुई खत लिखने के लिए जो है हमारे लेन शिचन हमारे लंजा को बोलते हैं। क्योंकि लंजा के पास स्पिरिचुअल पावर नहीं थी तो वो लेन शिचन की मदद से एक जादुई खत लिखता है और डीमन रेल में पहुंचा देता है। और उस संदेश में लिखा हुआ था कि वो थोड़े टाइम के लिए वहाँ पर लेन शिचन को भी बुला लें ताकि जंगचा और उनकी जोड़ी मिली। और जैसे ही ये खत जो है हमारे विंग को पहुँचता है, विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है क्योंकि जंगचा भी उनसे सेम डिमांड कर रहा था और विंग को नहीं पता था कि लेन शिचन के मन में फीलिंग्स है या नहीं। वो किसी को फोर्स करके या किसी को बाध्य करके अपने देश में अपने क्षेत्र में नहीं लाना चाहता था। वो किसी को फोर्सफुली जंगचा को पसंद करने के लिए या फिर जंगचा से प्यार करने के लिए नहीं कहना चाहता था। लेकिन यहाँ पर जब सामने से एफर्ट देख के विंग के चेहरे पे भी एक खुशी आ जाती है कि शायद अब उसका भाई अकेला नहीं रहेगा। उसका ओमेगा ब्रदर जो कि अडॉप्टिव उसका ब्रदर है उसे भी अब अपना लाइफ पार्टनर मिलेगा और लाइफ पार्टनर कोई और नहीं, बहुत ही सुलझा समझा इंसान लेन शिचन होगा। और उसे जब लेटर मिलता है तो वो समझ आता है कि ये लेटर ज़रूर लंजा ने अपने ब्रदर के थ्रू लिखवाया है क्योंकि जो हमारा लंजा था उसकी अभी कोर पावर एक्टिवेट नहीं हुई थी। और विंग को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है कि लंजा ने किसी और की हेल्प ली उससे बात करने के लिए। तभी वो लंजा को एक ब्यूटीफुल सा क्यूट सा फ्लावर भेजता है उस मैसेज के थ्रू। जैसे ही जेवजुन को वो मैसेज मिलता है वो एकदम से खोलते हैं तो उसमें लिखा हुआ था कि लवांगची लंजा अपना ख्याल रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बहुत जल्दी लेने आऊँगा। ये देख के उनके गाल लाल होने लगते हैं और वो नीचे भी लिखा होता है कि डोंट वरी, तुम्हारे ब्रदर को कुछ टाइम जितना भी टाइम वो यहाँ रहना चाहें वो यहाँ रह सकते हैं हमारे डीमन रेल्म में, उनका बहुत बहुत स्वागत है। सो डोंट वरी, मैं तुम्हारे अंकल से बात करके तुम्हारे ब्रदर को कुछ टाइम के लिए तुम्हारे साथ यहाँ रहने के लिए मना ही लूँगा और तुम ये सारी चीज़ें मुझ पर छोड़ दो। ये देख के काफ़ी खुशी होती है और लंजा भी उनके साथ पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक फूल प्रकट होता है जिसे देख के लंजा बहुत खुश होता है। वो उस फूल को अपने हाथ में लेता है। वो पियोनी फ्लावर होता है जिसे देख के लवांगची को काफ़ी खुशी महसूस होती है कि उसके लिए विंग ने इतना प्यारा सा फ्लावर भेजा है। विंग को ऐसे देख के लंजा को बहुत खुशी महसूस होती है कि विंग उसके लिए कितने छोटे छोटे और प्यारे प्यारे एफर्ट्स डालता है। लंजा उस प्यारे से पियोनी फ्लावर को अपने हाथ में लेता है और उसका ब्रदर उसके बालों को धीरे धीरे तेल से मालिश करता है और उसके बालों को अच्छे से मालिश करने के बाद वो कॉम करके उसके बालों को तैयार करता है। लवांगजी बहुत प्रीति लग रहा होता है। उसका ब्रदर की आंखों से थोड़े से आंसू फिसल जाते हैं और कहते हैं, वांगजी मैंने सोचा ही नहीं था तुम इतनी जल्दी इतने बड़े हो जाओगे कि 1 हफ्ते में तुम्हारी शादी है। वांगजी कहता है, ब्रदर आप रो रहे हैं। लेन शिचन कहते हैं, जिम्मेदारियों ने मुझे अक्सर इतने बड़े बोझ तले डाल दिया कि मेरे इमोशंस मेरे नहीं रहे, मेरी इच्छाएं मेरी नहीं रही। मुझे ऐसा लगता था कि ज़िंदगी सिर्फ सेक्ट के लिए है। विंग कहता है
किसी का फ़ैसला अगर संन्यास लेना है, जैसे कि अंकल जिन्होंने शादी नहीं की, वो उनका फ़ैसला था ब्रदर, लेकिन हम किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते। अगर आपका फ़ैसला वो नहीं है और आप अंकल के नक्शे कदम पे नहीं चलना चाहते, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी ज़िंदगी खुद भी बनानी चाहिए। ज़रूरी तो नहीं कि जिसने जैसा किया हम भी उसी बात को फॉलो करें। हो सकता है हमारी सोच, हमारी समझ अलग हो, हम दूसरी चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण अलग लेवल का रखते हो, हम दूसरी चीज़ों को कैसा होना चाहिए कैसे नहीं, उसकी सोच समझ हम में अलग हो। अंकल ने सन्यासीपन लिया, अंकल ने अकेला रहना ठीक समझा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ब्रदर लेंस सेक्ट का होने के बावजूद हर इंसान को अकेला रहना चाहिए, प्यार नहीं करना चाहिए या डीमन सेक्ट से नफ़रत करनी चाहिए। मैं भी तो लेंस सेक्ट से हूँ, लेकिन देखो ना, विंग की अच्छाइयों ने मुझे भी उसके लिए फीलिंग्स ला दी। तो हो सकता है जंगचा की अच्छाइयाँ आपका दिल जीत चुकी हैं और आगे आगे आने वाले टाइम में शायद अंकल का भी दिल जीत ले, और मुझे बहुत खुशी होगी। भले ही वो बहुत नकचिड़ा है, लेकिन वो विंग का बहुत ही ज़्यादा प्यार से ख्याल रखता है, और मुझे ऐसा लगता है जो एक अच्छा ब्रदर हो सकता है वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, क्योंकि एक ब्रदर हर इम्पोर्टेंस को जानता है, और एक ब्रदर अपने स्पाउस का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख सकता है। अगर वो अपनी फैमिली मेम्बर्स का भी अच्छे से ख्याल रख रहा है तो ये बात दिल को छू जाती है। जो हमारे लैन शिचन होते हैं उनके कान लाल होने लगते हैं और वो कहते हैं वांग जी अब तुम सो जाओ, हम लोग कल साथ में टाइम बिताएंगे। इस एक हफ्ता मैं तुम्हारे सारा सामान जो तुम्हारे साथ जाना है उसकी तैयारी करता हूँ, और अपने भी हम बहुत अच्छी सी ड्रेस पहनेंगे। वांगची कहता है मुझे उस रल में ये वाइट कपड़े नहीं पहनने ब्रदर, हम कलरफुल कपड़े पहनेंगे प्लीज़ ना। तो वो कहते हैं ठीक है, लेकिन फोरहेड रिबन हम नहीं उतार सकते, और वो भी हम वांगजी के कहने पे अच्छी अच्छी ड्रेसेस सिलवाने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि अब उन्हें भी डीमन रेल में हर चीज़ देखनी थी, पूरी दुनिया घूमनी थी। माना कि वो पूरी दुनिया घूमे हुए हैं, लेकिन वो घूमना सिर्फ ऑफिशियल ट्रिप्स होती थी, पर्सनल ट्रिप नहीं, पर्सनल वेकेशन नहीं होते थे। वो काम के ज़रिए लोगों से मिलने जाया करते थे। अब उन्हें लवांगजी के थ्रू एक मौका मिला था बाहरी दुनिया को जानने का, और लवांगजी को भी बहुत एक्साइटमेंट थी डीमन रिल्म को देखने की। डीमन कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं और कैसे पीते हैं, और सबसे बड़ी बात वहाँ पर उसके हस्बैंड का यानी कि वी विजन का कैसा रुतबा है। कहीं ना कहीं जानना चाहता था कि डीमन रिल्म में ऐसा क्या है वहाँ रहने के लिए वी विजन इतना उतावला रहता है, यहाँ तक कि उसकी प्रजा भी उसे इतना प्यार क्यों करती है। वो मोटा जिसे वो अक्सर कभी जामुन का सीड फेंक के मारा करता था, कभी वो किसी चीज़ को फेंक के मारता था, कभी तोरी को, और उस मोटे में ऐसा क्या था कि वो इतना खुश होता था अपने एम्परर को देख के, विभूषण को देख के। ऐसी क्या चीज़ है डीमन रेल्म में। वो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि वो आज दिन तक सिर्फ ह्यूमन रेल्म में रहा, और वो कल्टीवेशन वर्ल्ड में भी जब आया तो वो गूसू में आया, और गूसू उसे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल थे, खाने पीने पहनावे तक को लेकर यहाँ पर सिंप्लिसिटी थी जो कि उसे इतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वांगजी मॉडर्न वर्ल्ड से आया था, और मॉडर्न वर्ल्ड में आप जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं। यहाँ पर डांस के नाम पे एक ग्यूचीन हाथ में पकड़ा दिया जाता था जिसे आप बजाओ, और उस तार को बजाने के बाद काफ़ी बोरियत सी महसूस होती थी, क्योंकि वांगजी के पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, और हर टाइम वो लड़ाई के बारे में नहीं सोच सकता था। वो कोई बॉर्डर पे नहीं आया था, या फिर वो कोई ऐसी मूवी नहीं कर रहा था जहाँ पे उसे सिर्फ हर टाइम लड़ना हो, दुश्मनों को सोचना हो। वांगजी अपनी लाइफ को बहुत ग्रेसफुली और बहुत अच्छे से जीना चाहता था, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में हमें यही सिखाया जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी को जियो सुकून से, शांति से, बिना लड़े, और आपको हर चीज़ की इच्छा है, आप अपने दिल को फॉलो कर सकते हो। जो चीज़ गलत है और सही है वो चीज़ें हमारी किताबें हमें बता ही देती हैं, लेकिन फालतू के रूल एंड रेगुलेशन आज की दुनिया में किसी को भी पसंद नहीं आते। और जितना आप चीज़ों को एक दूसरे से बंधन में रखते हो, उतना इंसान उस चीज़ के प्रति आकर्षण में ज़्यादा आता है, उस चीज़ के प्रति खिंचा जाता है, और उस चीज़ को पाने की इच्छा ज़्यादा रखता है। इसलिए अक्सर लोग लालची हो जाते हैं, या अक्सर अगर हर चीज़ पे उन्हें मना कर दी जाती है तो वो जिद्दी हो जाते हैं, या फिर कई कबार वो लोग साइकोपैथ भी बन जाते हैं। इसलिए वांगजी लैन डिसिपल्स के इन रूल्स को नहीं मानता था, क्योंकि लैन सेक्ट में बहुत सारी चीज़ें फॉरबिडन थी, लेकिन वो ये मानना उसका होता था कि हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव होता है,
किसी इंसान को वो चीज़ नहीं पसंद, लेकिन आप दूसरे पे नहीं थोप सकते। पहले उस इंसान को जायज़ा लेने दिया जाए, चाहे वो शराब हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो मांसाहार हो, चाहे वो वेजिटेरियन फूड हो। जो जैसा खाना चाहे वो वैसा खाए, जो जैसे पूजा करना चाहे वो वैसे पूजा करे। हर चीज़ का अगर आप रूल और बंधन बना देंगे तो वो साइकोलॉजिकल वे में ठीक नहीं होगा, और फिर इससे इंसान प्रश्न भी पूछेगा, और प्रश्न पूछने पर आप जवाब ना दे पाएँ, उसके बदले आप उस इंसान को सज़ा देने लगें, तो ये भी तो कहीं का न्याय नहीं हुआ, ये तो अन्याय है। क्योंकि अगर आप उस रूल्स को सेट कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास बहुत बड़े एग्जाम्पल भी होने चाहिए। और अगर वो रूल सेट कर दिया गया है किसी बेतुकी चीज़ों को लेके, तो वांगची को चीज़ें गवारा नहीं थी, क्योंकि वो मॉडर्न वर्ल्ड का है। और आजकल मॉडर्न टाइम में इंसान की सोचने समझने की शक्ति काफ़ी अच्छी हो चुकी है। क्योंकि जब भुखमरी हुआ करती थी तो इंसान सिर्फ खाने को लेके सोचता था, आजकल इंसान हर चीज़ के बारे में नॉलेज ग्रैब कर लेता है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा होता है लंजा को जब उसके ब्राइड के गिफ्ट्स आते हैं। बहुत प्यारे प्यारे, बहुत अद्भुत से गिफ्ट्स उसे आते हैं, बहुत प्यारी प्यारी सी ज्वेलरी। सिर का गुआन आता है उसका, जो कि बहुत ब्यूटीफुल होता है, सोने से लथपथ होता है, और उस पर मोरपंखी भी होती है, किंगफिशर फेदर का जो है फेदर भी होता है। और तो और नीलम से भरे हुए उसके ना जाने कितने हीरे जवाहरात से भरा हुआ उसका वो गुआन था। उसकी ड्रेस आई थी लाल रंग में, वो भी सोने की जरी का काम उस पर हुआ था, और इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, जिस पे हीरे भी जड़े हुए थे। लगता था जैसे बहुत एक्सपेंसिव है डीमन रेल्म, क्योंकि डीमन रेल्म ने उसके लिए इतने बेहतरीन और बेताशा इतने खूबसूरत जो गिफ्ट उसके लिए भेजे गए थे। वांगची को कभी भी उम्मीद नहीं थी कि लेन सेक्ट के जो लोग हैं वो ऐसे गिफ्ट कभी भेजेंगे। उसके लिए ऐसा कोई चीज़ ना हो। उसके लिए हेयर पिन्स एक से एक बढ़कर थी, कोई मोर पंख में थी, कोई कछुए के रूप में थी, क्योंकि कछुआ भी वो लोग कहीं ना कहीं पूजनीय मानते थे। उनका मानना था कि कछुआ देना मतलब किसी को अपने प्यार का इजहार करते हुए लॉन्ग लाइफ की कामना करना है। और तो और वो लोग उसे मोर पंख का भी एक प्यारा सा गिफ्ट देते हैं, और मोर पंख जो होता है वो अक्सर हमारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग प्यार का प्रतीक होता है, और इसलिए वो लोग उसे इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें देते हैं। और उसे बहुत सारे से गिफ्ट भी मिलते हैं हाथों में, और गले में पहनने की एसेसरीज भी मिलती है। उसे एक वेस्ट बैंड भी मिलता है जो कि गोल्ड की जड़े हुई धागों से बना हुआ था, जो बहुत ब्यूटीफुल होता है। उसकी शादी के अलावा उसके रेगुलर पहनने के कपड़े भी बहुत खूबसूरती से बने हुए थे। सोने चांदी के तारों से हुआ वर्क, तांबे और पीतल के हुए वो जो बर्तन थे जो उसके लिए आए थे, और ना जाने कितनी जड़ी बूटियों से बना हुआ उसके लिए खाने पीने का सामान आया हुआ था, नहाने के लिए उसके लिए अरोमास, जितने भी बाथ इंग्रेडिएंट थे, बॉडी शावर जेल थे जो कि प्राकृतिक रूप से बनाए गए थे, उसके लिए भेजे जाते हैं ताकि उसकी स्किन हेल्दी और खूब सारी सुंदरता उसके चेहरे पे रहे। बेसन और हल्दी से बना उत्पम भी उसके लिए आया था, उपटन भी उसके लिए आया था, जो कि बहुत ही खूबसूरत था, जिसमें केसर का मिश्रण मिला हुआ था, ताकि जो वांगची है उसकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा आगे चल के रिलैक्स होने को मिले, और उसकी ब्यूटी जो है वो चमकती रहे। उसके लिए देसी घी से पानी में बनी हुई एक क्रीम भी आई थी, जो उसके चेहरे पे जगमग सा एकदम रोशनी सी बना कर रखे। और ना जाने कितने इंग्रेडिएंट उसके पैरों के लिए जो कि सॉफ्ट और मुलायम रहे, उसकी त्वचा, उसके हाथों के लिए, उसके नेल्स के लिए गुलाब की पत्तियों का गुलाब जल आया था, ताकि वो अपने चेहरे को फ्रेश फील कर सके। अपनी उंगलियों पे वो गुलाब की पत्तियों से बना हुआ एक पाउडर लाया था, जिससे उंगलियों पे रगड़ने पे उंगलियों पे बहुत सुंदर से कलर आ जाते हैं। और लिप्स के लिए भी वो ना जाने कितने प्यारे प्यारे फूलों से बने हुए कार्ड लेके आए थे, जिनमें गुलाब का और ना जाने कितने अच्छे अच्छे सुंदर फ्लावर्स का रस लगा हुआ था, जिसे होठों पे लगाते ही एकदम लाली सी आ जाएगी। वांगची बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहा था कि इतने सारे जो खूबसूरती के प्रोडक्ट हैं डीमन रेल्म से आए हैं। उसने ये उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि आज की जनरेशन में नॉर्मल ह्यूमन जो यूज़ करते हैं वो पहले की जनरेशन के लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करते थे और ओरिजिनल प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे। उसके लिए हाथ से बने हुए लड्डू जो कि बहुत ही स्वादिष्ट थे, और वो लड्डू ऐसे वैसे नहीं बल्कि
सारे मेवे से बने हुए थे और उन मेवों में इतना ताकत थी कि आगे चल के वांगजी को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। और ना जाने कितनी खाने की चीज़ें उसके लिए भेजी गई थी, जैसे कि केले के चिप्स उसके लिए भेजे जाते हैं, नारियल का तेल ताकि उसकी बॉडी पे कोई निशान हो तो वो हट जाए, हर चीज़ उसके लिए भेजी गई थी। वो काफ़ी खुश होता है और वो वी वुशियन को अपने एक लैंड सेक्ट के बंदे को बुलाता है जो कि काफ़ी पढ़ा लिखा और कल्टीवेशन में भी काफ़ी अच्छा था। वो हमारे लेंचरन के बहुत प्यारा डिसिपल था। उसे वो बुलाता है और कहता है कि मुझे एक खत भेजना है डीमन रेल्म में। कोई भी मना नहीं कर सकता था क्योंकि वांगजी की शादी फिक्स हो चुकी थी और उसका ब्राइड का पे आ चुका था, यानी कि जो जितने भी पैसे पे किए गए थे या जितना भी सामान पे किया था ये उसका ब्राइड मनी था और जो कि उसके हस्बैंड ने उसके लिए पे किया था। वो वहाँ बैठता है और वांगजी उसे जो है एक ख़त लिखना लगता है। उस ख़त में वो अपनी बहुत सारी फीलिंग्स जताता है, जैसे कि सबसे पहले तो वो धन्यवाद करता है और वो कहता है मैंने वो मॉडर्न वर्ल्ड में आज दिन तक सिर्फ ऐसी चीज़ें देखी हैं जो कि केमिकल से बनी हुई थी। सबसे पहले तो तुम्हारा शुक्रिया मेरे लिए इतने सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स देने का, और सच में मैं इन सब को बहुत अच्छे से अपने ऊपर यूज़ करूँगा। मैं चाहता हूँ मैं बहुत ब्यूटीफुल लगूँ जब मैं अपने विंग से मिलूँ और मेरा विंग मुझे देखता ही रह जाए। ये पढ़ने के बाद मतलब ये सारी चीज़ें वो लिख रहा होता है और वो कहता है वांगजी विंग, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, लेकिन तुमने जितने भी ये ब्राइड गिफ्ट देखे भेजे हैं मैं इन्हें देखते देखते बहुत खुश होता हूँ। मैं अक्सर अपने सिर पे वो गुआन ट्राई करता हूँ और वो जो हेडबैंड तुमने मुझे दिए और ना जाने कितनी किस्म के तुमने मुझे सोने चांदी से भरे हुए लदे हुए सामान भेजे हैं। यहाँ तक कि मेरे जो हेयर पिन हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव लगते हैं। सच में क्या तुम्हारा डीमन रिल्म इतना रिच है? तुम मुझे स्पॉइल कर रहे हो। वहाँ आने के बाद मैं बहुत खर्चा करूँगा, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैं चाहता हूँ कि मैंने सुना है डीमन रिल्म में अक्सर अंधेरा रहता है और मुझे अंधेरा इतना पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारे रूम में काफ़ी रोशनी होनी चाहिए। क्या तुम इतना सा काम कर सकते हो? तो उसकी ये बात सराखों पर रखते हुए जब ये लेटर हमारे विभूषण को पहुँच जाता है तो विभूषण पढ़ के हंस रहा होता है कि ये कैसी बातें करता है और मिलावटी सामान वो अपने होने वाले हस्बैंड को क्यों भेजेगा। वो अपने होने वाले हस्बैंड को बेहतर से बेहतरीन भेजना चाहता था। और हर इंसान जब अपने स्पाउस को चूज़ करता है तो वो उसके लिए बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें ही अक्सर चूज़ करते हैं ताकि वो उसमें सबसे बेहतर ही नहीं बेहतरीन भी लगे। और यहाँ पर विभूषण को काफ़ी खुशी हो रही होती है कि उसके भेजे हुए सामान से ये छोटा सा लिटिल ओमेगा जो है लवांगची इतना खुश हो रहा है। वो सोचता है जब वो यहाँ आएगा और उसे केयर करेगा तो शायद लवांगची तो खुशी से फूला ही ना समाए। विभूषण को भी बहुत अच्छा लगता है जब वांगजी उसे प्रेज़ किया करता था। वांगजी उसके भेजे हुए सामान की कदर किया करता था और उसे काफ़ी प्यार भी किया करता था, उससे प्यार भरी बातें भी करता था। लेकिन वांगजी ये सारी चीज़ें लेटर में नहीं लिख सकता था क्योंकि लेटर जो है वो दूसरों के थ्रू उसे भेजना है और किसी के हाथ लग जाए तो उसे शर्मिंदगी ही उठानी पड़ेगी। यहाँ पर शादी की तैयारियाँ होने के बाद वांगजी थोड़ा टाइम अपने अंकल वगैरह के साथ भी बिताता है। वो उन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अपनी जितनी भी उसकी ओमेगा सर्वेंट्स होती है उन्हें देता है और कहता है एक मेरे फुट मसाज करेगी, एक मेरा हैंड मसाज करेगी और मेरे बालों का स्पा भी करेंगे। वो लोग कहते हैं स्पा क्या होता है? वो कहता है वही जो कोयले से ऐसे थोड़ी सी तुम्हें मेरे बालों को स्टीम देनी होगी और उसके बाद ये सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं मेरी खूबसूरती को तुम्हें चमकाना होगा। वो एक बाथ टब में बैठ के पूरे अपने शरीर पे उपतन लगा के बैठा होता है और अपनी ब्यूटी को निहार रहा होता है। और वो कहता है दिखने में तो वो इस वक्त भूत जैसा लग रहा होता है, लेकिन वो मन में सोचता है कि विंग अभी मैं बहुत ही गंदा लग रहा हूँ, थैंक गॉड तुम यहाँ नहीं हो, लेकिन जब मैं ब्यूटीफुल लगूँगा और मेरी खूबसूरती बहुत सुंदर लगेगी तब मैं सच में चाहता हूँ कि मैं तुमसे मिलूं और तुम मुझे देखते रह जाओ। तुम्हारे यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर सी भूतनियाँ हैं, सच में मुझे तो अब जेलस होने लगा है। फिर वो अपने चेहरे पे ऐसे थप्पड़ मारते हुए कहता है ओह लैंडसेट में जेलस होना मना है। लेकिन फिर वो कहता है मैं कौन सा लैंडसेट से हूँ, मैं तो मॉडर्न वर्ल्ड से आया हूँ। और ये सोचते हुए वो हंसने लगता है। यहाँ पर जो ओमेगा सर्वेंट्स होते हैं वो लोग उसके मुंह में खाना डाल रहे होते हैं, आई मीन फ्रूट्स डाल रहे होते हैं। वो बैठा बैठा मज़े से अपने हाथों पैरों पर उपतन लगाकर पानी के अंदर और चेहरे पे उपतन लगाकर खीरे काट कर अपनी आंखों पे रख के वो आराम से बैठा होता है और मज़े ले रहा होता है। उसके बालों पे एक लेडी स्पा कर रही होती है। स्पा मतलब उनके इंग्रेडिएंट को यूज़ करके बहुत सारे तेल और जो है
कोयले से बनी भाप को यूज़ करके उसके बालों को सहला रहे होते हैं। वो बिल्कुल ऐसी लग्जरी फील ले रहा था जैसे वो किसी 5 स्टार होटल में बैठा हो। वांगजी ने अपनी आंखों पे खीरे रखे होते हैं खुद को रिलैक्स करने के लिए, और सच में इस वक्त डीमन से ज़्यादा तो वो भूत लग रहा था। कोई और अगर वहाँ आ जाता और वांगजी को इस हालत में देख लेता तो उसे तो लगता कि जैसे साक्षात उसके सामने कोई बहुत बड़ा राक्षस आ गया हो। यहाँ पर वांगजी धीरे धीरे अपनी स्किन को क्लीन करता है और रोज़ वाटर से अपनी पूरी बॉडी को नहाता है। उसके बाद एक छोटा सा ऑयल की शीशी लेता है जो कि बहुत बहुमूल्य ऑयल होता है, और उसे अपने पूरे शरीर पे मलता है, और वो अपने लोगों को बाहर जाने की हिदायत दे देता है कि आप लोग बाहर जाएं और हम यहाँ पर जो है मैं अपनी बॉडी को उस ऑयल से पूरा ढक लूँ। वो उस ऑयल को, थोड़ा सा ही होता है, बहुत कीमती ऑयल होता है, उसे अपनी बॉडी पे लगाता है, और उसकी खुशबू बहुत ही बेहतरीन थी, दिल को छू जाने वाली थी। और वो उसे अपनी बॉडी की मालिश करने के बाद रोब्स पहनता है। उसके रोब्स बहुत ही सॉफ्ट कोमल थे, और वो उन्हें पहनने के बाद अपने चेहरे पे रोज़ वाटर लगाता है और फिर उस ऑयल को अपने चेहरे पे लगाता है। उसे बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। उसके बालों को एक सर्वेंट आती है जो सुखा रही होती है, और वांगजी शीशे में खुद को देख के कह रहा होता है, वींग देखो मैं तुम्हारे लिए कितने एफर्ट डाल रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे होने वाली वाइफ बनने के लिए। और ये सोचकर उसके चेहरे पे एक हंसी सी होती है, ब्लश सा होता है, और वो अपना चेहरा छुपा लेता है और कहता है, वींग मुझे सच में नहीं पता मैं कैसे यहाँ पर जी रहा हूँ, और शादी के बाद अगर वो सब होगा तो मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो घबराहट से बेहोश ही हो जाऊँगा। वैसे मुझे जितनी शादी की एक्साइटमेंट है उतना ही मुझे सुहागरात का सोच के डर लगता है, लेकिन मुझे उस फॉरबिडन एरिया में अब जाने की परमिशन मिल गई है। अंकल चरण चाहते हैं कि मैं वो फॉरबिडन बुक्स पढूं जिसमें एक पति पत्नी के बीच में क्या होता है वो सब है। लेकिन उसका मुंह लाल टमाटर जैसा हो जाता है और वो घबराने लगता है। फिर वो सर्वेंट उसे कहती हैं कि अब आपको लाइब्रेरी पवेलियन में जाना होगा, हेडमास्टर लेन ने आपको बहुत सारी बुक्स पढ़ने के लिए कहा है। वो लोग भी जानते थे कि इसे शिक्षा दी जा रही है सेक्सुअल एजुकेशन की, लेकिन वांगजी हेजिटेट होते हुए धीरे धीरे लाइब्रेरी पवेलियन की तरफ बढ़ता है। वहाँ पर उसके लिए 4 बुक्स रखी गई थी। वो सारे के सारे उसके लिए लाइब्रेरी पवेलियन को बाहर से बंद कर देते हैं, और वांगजी को वो बुक्स पढ़नी होती है। वो जैसे ही पहली बुक्स को खोलता है उसमें एक बहुत प्यारी सी पोएम लिखी होती है। वो उस पोएम को पढ़ता है जो उसे बहुत प्यारी लगती है क्योंकि वो लव को लेके पोएम थी। और जैसे ही वो बुक का नेक्स्ट पेज खोलता है वहाँ पर एक ओमेगा प्रिंस होता है जिसकी शादी एक अल्फ़ा प्रिंस से हुई होती है, और दोनों के बीच की इंटीमेसी ही नहीं, उन दोनों के बीच में किस तरह से संबंध होता है, किस तरह से एक दूसरे को रिझाया जाता है, ओमेगा कैसे अपने अल्फ़ा को रिझा सकता है, अपनी बाहों में ला सकता है और उसे कैसे प्लीज़ करता है, इस सारी बुक में चीज़ें मेंशन होती है। वांगजी धीरे धीरे बुक को खोलता जाता है और उसकी आंखें मोटी और भी ज़्यादा चौड़ी होती जाती हैं। वो देख के हैरान हो जाता है, उसका मुंह खुल जाता है और वो सोचता है क्या मुझे ये सब करना होगा वींग के साथ, और वो घबराने लगता है। उसके माथे से पसीना टपकने लगता है और वो खुद को यहाँ पर इमेजिन करने लगता है वींग के साथ उन ऑकवर्ड पोजीशंस में, और उसका माथा पसीनों से भर जाता है और वो कहता है नहीं ये नहीं हो सकता। फिर उस बुक को कंप्लीट करने के बाद दूसरी बुक को खोलता है और दूसरी बुक को देखने लगता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और मुश्किल से पोज होते हैं, और वो मन में सोचता है ये मैं कैसे करूँगा। और वहाँ पर वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए खुद को उन पोज में ढालने की कोशिश करता है जो कि बहुत ही ऑकवर्ड लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही भद्दे किस्म का योगा कर रहा हो, और वो ये सारे पोजेस जब ट्राई करता है तो उसे इतनी शर्म आती है, उसका मुंह लाल हो जाता है और वो मन में सोचता है नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं अपने अल्फ़ा को प्लीज़ करने के लिए ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। छी ये कितना ज़्यादा गंदा है, कितना घटिया है। लेकिन उसके चेहरे पे लाली आने लगती है। धीरे धीरे वो हर चीज़ को देखने लगता है और वो मन में खुद को और वींग को इमेजिन करने लगता है, और वो सोचने लगता है क्या वींग को ये अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स वो एक अल्फ़ा है और अल्फ़ा की तो ये नीड होती है। फिर वो हर चीज़ को देखने लगता है और जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी गर्म होने लगती है। फिर वो उस बुक को बंद कर देता है और कहता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, नहीं 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 मैं एक ओमेगा हूँ, अगर मैं ऐसे ही पढ़ता रहा तो मेरे अंदर तो हीट आ जाएगी। उस बुक को ज़ोर से बंद करता है। तभी वहाँ पर एक लेडी पूछती है क्या हुआ मास्टर लेन, आप ठीक हैं।
तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, क्या मुझे पीने के लिए पानी मिलेगा, और प्लीज़ ठंडा पानी देना। वो लोग उसे एक ठंडा पानी देते हैं जो कि मटके का होता है, क्योंकि गाइस उस वक्त रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज तो होते नहीं थे, तो वह मटके का पानी देते हैं। और ना ही उस वक्त ग्लोबल वार्मिंग होती थी जिसकी वजह से इतनी गर्मी पड़े। तो वो जैसे ही ठंडा पानी पीता है, गल्प कर करके वो एक सेकंड सांस में ही पूरा ग्लास पी जाता है। और उसके बाद वो उससे दूसरे गिलास पानी की मांग करता है। वो लेडी उसे दूसरा गिलास पानी देती है और हंस रही होती है और कहती है, यंग मास्टर क्या हुआ, आप इस तरह से घबरा क्यों गए हैं। वो कहता है ये बुक बहुत ही भयंकर है। तो वो हंसती है और वो कहती है ये बुक भयंकर नहीं है, लगता है आपके पसीने ज़्यादा छूट रहे हैं। तो वो कहता है तुम नहीं जानते ये कितनी खतरनाक बुक्स हैं, इसे तो यहाँ पर रखना ही नहीं चाहिए, लाइब्रेरी पवेलियन में ये क्या कर रही हैं। तो वो कहते हैं ये लैंसेट की फॉरबिडन बुक्स हैं और इसे सिर्फ वो पढ़ सकता है जिसकी शादी होने वाली हो या जिसकी शादीशुदा लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही हो, इसलिए आपको अलाउ किया गया है क्योंकि कुछ दिनों में आपकी शादी है। और मास्टर ने यहाँ पर एक दवाई पड़ी हुई है, एक छोटी सी डिब्बी होती है जो दवाई होती है। वो कहती है कि यंग मास्टर ने कहा है कि इसे आप अपने साथ रखें, शादी के बाद इसे आप अपनी ड्रेस में ही रखें क्योंकि ये आपके काम आएगी जब आपको ब्राइडल चैम्बर में ले जाया जाएगा। और ब्राइडल चैम्बर में तब ले जाया जाता है जब उनकी सुहागरात होने वाली होती है। ये सुनने के बाद वो डर जाता है और कहता है ये किसने भेजी है। तो वो लोग कहते हैं ये आपके ब्रदर और अंकल ने भेजी है। वो दवाई बिल्कुल वैसी ही फैमिलियर दवाई थी जो इन बुक्स में ओमेगा यूज़ कर रहे थे बिफ़ोर सेक्सुअल एक्टिविटी। तो वो घबरा जाता है, वो समझ जाता है इस दवाई का यूज़ उसे कहाँ करना है, लेकिन उसके चेहरे पे पसीने छूट रहे होते हैं और तो और उसके हाथ भी कांप रहे होते हैं उस दवाई को पकड़ने के लिए। और वो मन में सोचता है नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये सोच के शादी नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी वो मन में सोचता है कि ये पेनफुल है, मुझे इस दवाई का इस्तेमाल करना ही होगा। और वो दवाई को अपने हाथ में ले लेता है और फटाफट से अपने कपड़ों में छुपा लेता है और मन में सोचता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे ये बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा है। वीइंग अगर तुमने मुझे छुआ भी ना तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूँगा, सच में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम एम्परर हो या कुछ, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी। ओह शिट, मुझे कैसे फंसा दिया है, ये कैसी दुविधा है, भगवान प्लीज़ मुझे मेरे रियल में वापस भेज दीजिए, मुझे अभी शादी नहीं करनी। और वो मन मन में ये सोच रहा होता है, लेकिन तभी उसे वो पूछती है सर्वेंट, क्या हुआ लैंड मास्टर, आप ठीक है ना। वो कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मेरे ब्रदर और मेरे अंकल को कह दो मुझे नहीं करनी है शादी। तो वो हंसने लगती है और कहती है क्या हुआ, आप ये बुक्स देख के घबरा गए, लगता है आपने अभी 2 बुक पढ़ी हैं, आपको तीसरी और चौथी बुक भी पढ़नी है। तो मैं बाहर जाती हूँ, आप उन्हें खोलें और पढ़ लें क्योंकि मुझे मास्टर जी ने कहा है कि आपको दोनों बुक ही पढ़नी होंगी। बेचारा लवांगची रोती शक्ल के साथ उस तीसरी और चौथी बुक को भी खोलता है और उन्हें पढ़ने के बाद उसकी हालत ख़राब होने लगती है क्योंकि उनमें ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था। उसने बहुत सारी पोर्नोग्राफिक बुक देखी थी, वीडियोस देखी थी, लेकिन उसने कभी भी इतने प्लेजरेबल पोजेज़ नहीं देखे थे और उसे नहीं पता था कि किस तरह से उसमें सारी विधि बताई गई थी कि किस तरह से ओमेगा प्रेग्नेंट हो सकते हैं। और ये देखने के बाद उसका चेहरा बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गया था, माथे से पसीना टपक रहा था और घबराहट में वो बिल्कुल बेहोश होने की कगार पे आ गया था। आई होप गाइस आपको आज का पार्ट अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।